एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमें पढ़ाना था, क्लियर। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमारे पास क्या आता था कि दो तरीके के एजेंट होते हैं, एक बायोटिक एजेंट होते हैं और एक एबायोटिक एजेंट होते हैं, क्लियर। अब हमें यह समझना है कि बायोटिक एजेंट क्या है और एबायोटिक एजेंट क्या है। अगर किसी भी तरीके का पॉलिनेशन अगर नॉन लिविंग थिंग्स करा रही है, क्या करा रही है, अगर नॉन लिविंग थिंग्स करा रही है पॉलिनेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं या एबायोटिक एजेंट बोलते हैं। या फिर अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर करा रही है तो ये क्या बोल सकते हैं, हम लिविंग फैक्टर बोल सकते हैं या बायोटिक एजेंट बोल सकते हैं। तो यानी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमारे पास दो तरीके के एजेंट हैं। कितने तरीके के एजेंट है, दो तरीके के एजेंट है। एक हमारे पास आते हैं एबायोटिक एजेंट और एक आते हैं हमारे पास कैसे, बायोटिक एजेंट आते हैं, क्लियर। एबायोटिक के नाम पे हमारे पास क्या होते हैं, दो लोग आते हैं। एबायोटिक के नाम पे कितने लोग आते हैं, दो चीजें हमें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है एयर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा, क्लियर। दूसरा हमारे पास आता है वाटर। अगर कोई भी एजेंट, अगर एबायोटिक एजेंट एयर के द्वारा हो रहा है उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। इनका क्या नाम होता है बताइए, एनिमोफिली कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई वाटर के द्वारा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसका क्या नाम होता है, हाइड्रोफिली, क्लियर। जितने भी बायोटिक एजेंट की बात अगर हम करेंगे, क्या बोला हमने, बायोटिक एजेंट की बात करेंगे तो बायोटिक एजेंट में कई सारे आते हैं और बायोटिक एजेंट को हम जूफिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इनको हम क्या बोलते हैं बताइए, जूफिली भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या आ सकती है, इंसेक्ट आ सकती है, क्लियर, बर्ड्स आ सकती है, बैट आ सकती है और स्नेल्स आ सकती हैं, स्नेक आ सकती है, चींटी और टर्माइट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। इतने लोग हैं हमारे पास बायोटिक फैक्टर में, क्लियर। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बायोटिक फैक्टर या एबायोटिक फैक्टर या एनिमोफिली या हाइड्रोफिली, क्लियर। सुनते ध्यान से, सबसे ज्यादा क्या करता है हमारे पास, बायोटिक फैक्टर मदद करते हैं। कौन मदद करता है, बायोटिक के बाद आते हैं हमारे पास एनिमोफिली। कौन आता है, एनिमोफिली आते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है, हाइड्रोफिली आते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि बायोटिक में सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछेगा तो कौन बताएंगे आप, सबसे ज्यादा कौन बताएंगे आप, इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा क्या बताएंगे, हनी बी। समझ बात, चलिए अब सुनते ध्यान से। ये सब पॉलिनेशन बताने से पहले कुछ पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमारे यहाँ नेचर में क्या होता है कि कई तरीके के फ्लावर होते हैं। क्या बोला हमने, कई तरीके के फ्लावर होते हैं। कई तरीके के फ्लावर में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, कैसे, बाइसेक्सुअल फ्लावर की। किसकी बात करने जा रहे हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आते हैं क्लिस्टोगेमस और एक होता है हमारे पास कैस्मोगेमस। हमें दोनों के बारे में जिक्र करना है, क्लियर। पॉलिनेशन हम आपको लास्ट में समझाएंगे, पहले फ्लावर के बारे में समझ लेते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या है। सुन रहे हैं, क्लिस्टोगेमस को हम बोलते हैं क्लोज्ड फ्लावर। कैसा फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर बोल रहे हैं। क्लोज्ड फ्लावर का मतलब हम क्या समझते हैं कि जितने भी एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं वो कवर्ड होते हैं हमारे पास किसके द्वारा, पेटल्स के द्वारा और सेपल्स के द्वारा, पूरी तरीके से क्लोज होंगे। यानी ये इस बात की गारंटी है कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आ सकता इनको पॉलिनेशन कराने के लिए। बोली बात सही है, कोई एजेंट भी नहीं आ सकता पॉलिनेशन कराने के लिए। तो हमने ये कहा कि हमारे पास एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ सेक्स ऑर्गन आर कवर्ड बाय एसेसरी होरल, पेटल्स और सेपल्स के द्वारा, ठीक है।
और कोई भी चांसेस नहीं होता यहाँ पर कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल मटेरियल या फिर एक्सटर्नल एजेंट आकर के पॉलिनेशन करा दे। क्लियर? दूसरा मेन पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पढ़ेंगे कभी भी, ठीक है। ये एश्योर करता है, क्या करता है? एश्योर करता है कि सीड फॉर्मेशन को लेकर के, जर्मिनेशन को लेकर के, पॉलिनेशन को लेकर के। जैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो ये इस बात की तो एश्योरिटी है कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, इससे होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और किसी भी तरीके के एक्सटर्नल मटेरियल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें यही बात याद रखना है कि यहाँ पर क्या बोला हमने, एंड्रोसियम और गाइनोसियम किसके द्वारा कवर्ड है बताइए? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम covered with accessory whorl। accessory whorl के द्वारा ये क्या है? कवर्ड है। क्लियर? दैट इज किसके द्वारा बताइए? सेपल्स एंड पेटल्स। और खासकर किसके द्वारा? पेटल्स के द्वारा। नोट डाल करके पॉइंट लिख लेंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर एश्योर सीड फॉर्मेशन इवन absence ऑफ पॉलिनेटर। अगर पॉलिनेटर अगर एब्सेंट भी हो जाएंगे फिर भी सीड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। क्लियर? पॉलिनेटर हो या ना हो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल, क्लिस्टोगैमस के एग्जाम्पल, वियोला ऑक्जेलिस कॉमेलिना, ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास। कैस्मोगैमस, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम गाइनोसियम आर ओपन, ठीक है, दैट इज डू नॉट कवर्ड बाई एसेसरी होरल। एसेसरी होरल के द्वारा कवर्ड नहीं है, इसलिए इनको हम कैसा फ्लावर बोलते हैं बताइए? ओपन फ्लावर बोलते हैं। इसलिए हम इनको कैसा फ्लावर बोलते हैं? ओपन फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास लिख लेंगे इनके, ब्रेसिका फैमिली, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में कौन आएंगे? ब्रेसिका की फैमिली आ जाएगी सब। एक नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे, एक फिर से रिमार्क लिखेंगे, समझाए? सुन दे। एक प्लांट होता है हमारे पास व्हीट एंड राइस। क्लियर? व्हीट एंड राइस में कैसा फ्लावर हो? क्लियर? इनमें बर्ड पॉलिनेशन होता है। कैसा पॉलिनेशन होता है? इनके अंदर बर्ड्स पॉलिनेशन होते हैं, बर्ड्स पॉलिनेशन होते हैं। व्हीट एंड राइस में फ्लावर तो क्लोज्ड ही रहता है, बट इनको क्लिस्टोगैमस फ्लावर नहीं बोलेंगे। क्लियर? हमने क्या बोला कि फ्लावर कैसे होते हैं बताइए? फ्लावर्स आर क्लोज्ड, ठीक है, बट नॉट क्लिस्टोगैमस, बट इनको हम क्लिस्टोगैमस नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में ये ओपन हो जाते हैं। क्लियर? बाद में ये क्या हो जाते हैं बताइए? ओपन हो जाते हैं। क्लियर? इनको हम क्या बोलेंगे? बर्ड पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लिस्टोगैमस नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये बाद में क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। क्लियर?
सुनते ध्यान से, मोनोइसियस प्लांट और डाइसियस प्लांट के एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। मोनोइसियस और डाइसियस किसके लिए यूज होता है बताइए? प्लांट के लिए यूज होता है, नॉट अ फ्लावर। याद आ रही है? मोनोइसियस में हमारे पास 3 एग्जाम्पल हमें लिखने हैं, ठीक है? कौन कौन से? पहला एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स, मेज। ये सब कैसे हैं प्लांट? मोनोइसियस प्लांट है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, चलिए बड़ा बड़ा लिखने लगेंगे। मोनोइसियस के एग्जांपल में कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स, मेज। हो गया। मार्केंसिया, साइकस, वेलिसनेरिया डाइसियस प्लांट है। क्लियर? डाइसियस प्लांट है। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसियस एंजियोस्पर्म? ऑप्शन नंबर ए वेलिसनेरिया, बी मार्केंसिया, सी कोकोनट, डी ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आंसर होगा हमारे पास वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एंजियोस्पर्म है, मार्केंसिया साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। साफ साफ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसियस एंजियोस्पर्म। क्लियर? इसलिए साफ साफ लिखा था एंजियोस्पर्म क्या है, इसलिए एनसीईआरटी ने साइकस और मार्केंसिया के एग्जांपल नहीं लिखा है डाइसियस में। किसका एग्जांपल लिखा है? वेलिसनेरिया का। क्लियर? दूसरा पॉइंट समझे, आगे बढ़े। चलिए ध्यान से देखिएगा इधर। हमने ये कहा कि इन बाइसेक्सुअल फ्लावर सिंक्रोनाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या पाया जाता है? सिंक्रोनाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी हर काम साथ साथ होता है। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लावर में सिंक्रोनाइजेशन की बात अगर हम कर रहे हैं, क्लियर, फ्लावर में हमारे पास 2 तरीके के फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? एक होता है हमारे पास होमोगेमी। आपके पास पर्याप्त समय है, टाइम है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने का, इसलिए आराम आराम से समझा रहे हैं, समझते जाइए। ठीक है? एक होता है होमोगेमी और एक होता है हमारे पास डाइकोगेमी। क्लियर? होमोगेमी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एंड्रोसियम और गाइनोसियम यानी एंथर और फिलामेंट की बात अगर हम कर रहे हैं, और चाहे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर सेम टाइम पे ही ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो उसको हम होमोगेमी बोलते हैं। क्लियर? हमने ये क्या बोला कि हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर एट सेम टाइम। एक ही समय पे क्या हो रहा है बताइए? मैच्योर अगर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए? होमोगेमी बोलेंगे। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया? स्टिग्मा बनाया,
ये स्टिग्मा बनाया, क्लियर। ये इनका थैलेमस है, ये इनका थैलेमस है। यहीं पर क्या है हमारे पास, यहीं पे क्या है हमारे पास, ठीक है। दोनों क्या है एक साथ अगर मैच्योर हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोगेमी बोलेंगे। उनको मैं क्या बोलूंगा बताइए, होमोगेमी बोल दूंगा। समझ आई बात, ये होमोगेमी का है, क्लियर। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मैच्योरिटी टाइम अगर अलग अलग है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी। हमने ये कहा कि जो मैच्योरिटी टाइम है मेल एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, अगर डिफरेंट टाइम पीरियड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकोगेमी, क्लियर। डाइकोगेमी हमारे पास, ध्यान से सुनिए, जो डाइकोगेमी है हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटेंड्री और एक होता है हमारे पास प्रोटोगाइनी। अब आप हमें बताइए प्रोटो का मतलब क्या समझते हैं आप, पहले। प्रोटो का मतलब पहले, अगर एंड्रोसियम पहले डेवलप्ड हो रहा है तो प्रोटेंड्री, और गाइनोसियम अगर पहले डेवलप्ड हो रहा है तो प्रोटोगाइनी। समझ आई बात। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि फर्स्ट क्या डेवलप्ड हो रहा है बताइए, फर्स्ट एंड्रोसियम इज डेवलप्ड, एंड्रोसियम डेवलप एट फर्स्ट। सबसे पहले क्या डेवलप्ड हुआ, एंड्रोसियम, एंड देन सेकेंड क्या है डेवलप हो रहा है बताइए, गाइनोइसियम, क्लियर। यहां पे क्या हो रहा है बताइए, गाइनोसियम डेवलप्ड हो रहा है पहले, गाइनोसियम डेवलप्स एट फर्स्ट एंड सेकेंड इज क्या डेवलप्ड हो रहा है, एंड्रोसियम, क्लियर। मैक्सिमम प्लांट बाइसेक्सुअल के क्या होते हैं, होमोगेमी टाइप के ही होते हैं, क्लियर, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन होना है, बट कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं, क्लियर। इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। एग्जाम्पल, इनके पहले एग्जाम्पल हमारे पास हैं साल्विया, इनके एग्जाम्पल क्या है, साल्विया। और प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल याद देना ही है आपको, फाइकस। अंजीर का नाम सुना है आपने, फाइकस को ही बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए। बेनिफिट बताइए अंजीर के, डाइजेशन हमारा सही होता है, किसी भी तरीके का रोग है अगर आपके पास, क्लियर, डाइजेशन से रिलेटेड, यानी वोमिटिंग हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल सही से काम नहीं कर रही है, डेली के एक अंजीर खाइए बस। एक सुंदर से हेडिंग, ऐसे ही अभी एजेंट अभी बाद में कवर करा रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं ये सारी बातें, क्लियर। एक है हमारे पास हेट्रोस्टाइल, हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली समझाए, हेट्रोस्टाइली क्या है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास एक स्टिग्मा हमने बनाया, ये स्टाइल बनाया, ये हमारे पास ओवरी बना, क्लियर। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इनके स्टेमेन कुछ यहाँ पे हैं, क्या ये पॉलिनेशन कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। यानी ये सेम लेवल पे नहीं है, इसको ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली। या तो दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, क्लियर, दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, क्या ये भी पॉलिनेशन कर पाएंगे क्या, ठीक है। ये हेट्रोस्टाइली है, गिरेगा पॉलिनेशन तो यहाँ आएगा पॉलिन ग्रेन ना, स्टिग्मा पे तो नहीं गिर रहे ना,
ये भी हेटेरोस्टाइल है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। हेडिंग है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। ये हमने फ्लावर बनाया। क्लियर? सुनिए ध्यान से एग्जांपल समझते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब। हमने ये कहा कि अगर यहाँ का एंथर है, यहाँ से अगर पोलन ग्रेन अगर जाएगा, इन पे अगर गिरा, क्लियर, यानी सेम अगर एंथर का पोलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देती है। क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। क्लियर? इस एंथर ने सोचा यहां ने तो खुद ने धोखा खा गया, अब इसको कहते हैं, ये वाला एंथर कहा कि इनको हम अपना पोलन ग्रेन नहीं देंगे, पोलन ग्रेन हम इनको देंगे। ठीक है? तो यानी यहाँ पे हमने ये देखा कि प्लांट सेम है बट फ्लावर अगर चेंज किया तब भी ये क्या कर दिया? रिजेक्शन शो कर दिया। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी प्लांट के अंदर सेम एंथर का पोलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देती है। क्लियर? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर का एंथर अगर वो पोलन ग्रेन अगर ले करके जाता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तब भी वो स्टिग्मा उनको रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि तुम मेरे सेम प्लांट के हो। क्लियर? अब इस बेचारे को तो झटका लगेगा। ठीक है? ये कहेगा ऐसा करते हैं हम इनको देते हैं। ठीक? ये क्या किया? रिजेक्शन शो नहीं कर पाया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या समझेंगे? अगर कोई भी सेम एंथर का यानी सेम प्लांट का एंथर है, वो अपने सेम प्लांट के किसी भी स्टिग्मा पे जाकर के गिरेगा तो वो रिजेक्ट होगा, चाहे वो सेम फ्लावर का हो चाहे डिफरेंट फ्लावर का हो। बोली बात सही है? प्लांट सेम नहीं होना चाहिए, ऐसे कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। क्लियर? हम लोगों से ज्यादा सचेत ये लोग हैं, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? स्टिग्मा उनको रिजेक्ट कर रही है। क्लियर? जल्दी करिए। स्टिग्मा शोज rejection if pollen grain is either same flower or
क्लियर? स्टिग्मा क्या शो करेगी? रिजेक्शन शो करेगी अगर पोलन ग्रेन किसका है, सेम फ्लावर का या सेम प्लांट का है। बोली बात सही है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ना। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहला एजेंट क्या था हमारे पास? बोलिए। विंड था। विंड को क्या बोलते हैं हम? एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। सुनते ध्यान से। क्लियर? आराम से बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके, नहीं तो फिर आंख बंद करके तुक्का ही मारोगे आप लोग। सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास जितने भी एनिमोफिलिक प्लांट होते हैं, जनरली ऑल एनिमोफिलिक प्लांट आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यानी मैक्सिमम सब के सब कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उड़ेगा जरूर। समझ एक बात? दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमारे पास यहाँ पर अगर विंड पे रिलेटेड है, ठीक है, अगर सारे के सारे पोलन ग्रेन अगर विंड पे डिपेंडेंट है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने चाहिए। क्लियर? किसी एक पे तो भरोसा नहीं कर सकते ना। यानी हमने ये कहा कि स्टिग्मा यहाँ पे खड़ी होकर के इंतजार कर रही, इतना बड़ा वो लेकर के, ठीक है, रखने के लिए जगह। अब यहाँ से इस पोलन से जाना है, इस एंथर से पोलन ग्रेन उड़ना है। अब यहाँ से क्या होता है कि हजारों लाखों में पोलन ग्रेन जाएंगे, कोई एक तो करेगा। क्लियर? तो यानी एक कंडीशन ये होती है कि हमारे पास पोलन ग्रेन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाना चाहिए एंथर के द्वारा। सेकंड कंडीशन में ये आता है कि हमारे पास ये भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? पता चले स्टिग्मा यहाँ पे खड़ी हुई है और पोलन ग्रेन को इस डायरेक्शन में जाना है, अगर हवा इस डायरेक्शन में गई तो पोलन ग्रेन तो इधर चला जाएगा ना। इसलिए लार्ज नंबर में प्लांट भी ग्रो कराने होंगे हमें, किसी एक एरिया में ही नहीं कि एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर? सभी डायरेक्शन में प्लांट होने चाहिए और ऐसे प्लांट होने चाहिए जो लार्ज फील्ड में ग्रो करते हो। क्लियर? बहुत तेज हवा हो तब भी 1-2 बीघे में हमारे पास पॉलिनेशन हो जाए। दूसरा पॉइंट ये आना चाहिए कि हमारे पास पोलन ग्रेन की कुछ खास बात होनी चाहिए। पोलन ग्रेन की सबसे खास बात क्या होनी चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। अब पता चले हैवी वेट का है, उड़ ही नहीं पा रहा है। क्लियर? तो यानी क्या है कि हमारे पास क्या है कि ये उड़ने की बात अगर आ रही है तो लाइट वेट होना जरूरी है विंड पॉलिनेशन के लिए। दूसरा पॉइंट ये याद होना चाहिए कि ये नॉन स्टिकी होना चाहिए पोलन ग्रेन। क्या होना चाहिए? नॉन स्टिकी। पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, बट पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाला जो स्टिग्मा होना चाहिए वो स्टिकी होना चाहिए। क्लियर? अब पता चले कि हमारे पास पोलन ग्रेन स्टिकी है, किसी दीवार पे जाकर के चिपक गया पोलन ग्रेन, हवा चल रहा है उसको हटा ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो पोलन ग्रेन आ पाएगा? नहीं। लोगों को लगता है कि पोलन ग्रेन हवा इस तरफ चलेगी तो हो सकता है पॉलिनेशन ना हो, होगा, घूम करके आता है पोलन ग्रेन, हमेशा उड़ता रहता है। क्लियर? तो ये पोलन का कुछ खास बात है और कुछ बातें नोट डाल करके याद रखनी है। जैसे मैक्सिमम प्लांट कैसे हमने बताया, कैसे बताया, ठीक है, ऐसे प्लांट में हमारे पास नंबर 1 पे आते हैं देवदार के बीज। देवदार के प्लांट जानते हैं? देवदार के प्लांट नहीं जानते? सिकोया जानते हैं? अभी ताजा ताजा सिकोया नहीं पढ़ा है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। इन सब के पॉलिन में आते हैं एग्जांपल ये विंग, ठीक है। और ऐसे में हिमालयन रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हिमालयन रीजन में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो विंग्ड होते हैं, यानी पंख लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? पंख लगे होते हैं, विंग्ड पॉलेंस होते हैं। और विंग्ड पॉलेंस जब गिरते हैं तो पोलन के जो ऊपर पोलन किट लगा होता है वो येलोइश कलर का होता है। क्लियर? जब ये उड़ते हैं हिमालयन रीजन पर पॉलिनेशन के दौरान ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है, ठीक है, और वो भी कैसा? येलो कलर की बारिश हो रही है। क्लियर? जिसको हम सल्फर शावर के नाम से जानते हैं, पीवाईक्यू में पूछा गया है। क्लियर? तो कुछ बातें हमेशा याद रखनी है, तो जल्दी जल्दी पॉइंट लिख लेते हैं ना।
विंड पॉलिनेशन में लिखेंगे। विंड पॉलिनेशन में जनरली यूनिसेक्सुअल, जनरली यूनिसेक्सुअल, जनरली यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल में साइकस, पाइनस, देवदार, सिकोया, क्लियर। अब सुनते जैसे पाइनस को उठा करके लाइए। पाइनस के अंदर, पाइनस के बारे में अलग से लिखेंगे, ठीक है। पाइनस के अंदर कैसा पॉलिन पाए जाते हैं? विंग्ड पॉलिन पाए जाते हैं। कैसे पॉलिन पाए जाते हैं? विंग्ड पॉलिन पाए जाते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, इनके पॉलिन कैसे होते हैं? विंग्ड पॉलिन होते हैं, क्लियर। जहां पर जब ये पॉलिन करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन करते हैं, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा येलो बादल छाई हुई है, ठीक है। और जब ये बादल फटती है यानी पॉलिनेशन होता है, ऐसा लग रहा है कि सल्फर शावर हो रही है। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सल्फर शावर के नाम से, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोलन ना। पोलन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे। हेडिंग डालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कुछ न कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, क्लियर। अगर कोई भी एनिमल्स विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए प्लांट के ना, क्लियर। पहला फीचर लिखेंगे हमारे पास, लिखेंगे स्मॉल कॉमा लाइट, लाइट वेट, स्मॉल कॉमा लाइट वेट, लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी पोलन। पोलन कैसा होना चाहिए बताइए? पोलन हमारा कैसा होना चाहिए बताइए? पहला पॉइंट बताइए, स्मॉल होना चाहिए बहुत। दूसरा बताइए, लाइट वेट होना चाहिए। कैसा वेट होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। और थर्ड बताइए कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, स्टेमेन्स आर वेल एक्सपोज्ड, स्टेमेन आर वेल एक्सपोज्ड, stamen are well exposed for easy dispersal of pollen grain, for easy dispersal of pollen grain, ताकि डिस्पर्सल बहुत ही ज्यादा हो सके, ठीक है। for easy dispersal of pollen grain। ये तो किसकी बात हो गई? मेल प्लांट की ना। सुनते जैसे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेल प्लांट क्या चाहता है, ठीक है। मेल प्लांट यही चाहता है कि उसका पॉलिनेशन हो जाए, क्लियर। पॉलिनेशन कराने के चक्कर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या मेल प्लांट होता है, वो ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन निकालूं, और जितना ज्यादा पोलन ग्रेन निकालूंगा उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है पॉलिनेशन की। इतनी बात समझ आई? अब वो अगर एक दो पोलन निकालेगा तो चांसेस बहुत ही मिनिमम होंगे ना। जैसे हम अगर बहुत दूर वो बेचारी खड़ी हुई है, अगर मैं उसको एक गोली मारूं, चांसेस रहते कि वो बच जाए ना। अगर 100 गोली एक साथ मारूं, एक तो लगेगी ना, मारेंगे तो नहीं, ठीक है। बात समझ आ रही है? यानी क्या है कि अगर हम एक मारते हैं तो मिनिमम चांसेस होता है कि वो उसको लगे, लेकिन 100 गोलियां लगातार दर 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 मार रहे हैं तो कोई एक तो लगेगी ना। यही पोलन ग्रेन ये चाहता, मेल पार्टनर, क्लियर। बट जो फीमेल हमारे पास प्लांट होते हैं वो क्या चाहते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये स्टिग्मा हमने बनाया, ये स्टिग्मा हमने बनाया,
ठीक है। अब पोलन ग्रेन अगर यहाँ से उड़ करके आ रही है, उड़ करके आ रही है, ठीक है, या हम मान चलते हैं यहाँ से उड़ करके कहीं से भी आ रही हो, क्लियर, बहुत ही मिनिमम चांस होगा कि यहाँ पे जाकर के बैठे ना, हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ सकती है ना, तो बहुत ही मिनिमम चांस होता है कि यहाँ पे आकर के बैठे, क्योंकि जगह बहुत ही कम है ना। पता चले यहाँ पे जैसे बैठी तुरंत उड़ा ले गया और चीज, क्लियर, किनारे पे भी बैठने पर। तो फीमेल जो हमारे पास प्लांट होता है वो ये चाहता है कि हमारे पास जनरली फीमेल प्लांट के पास ऐसा ही स्टिग्मा होता है, और इनके पास जो ओव्यूल होते हैं कई सारे होते हैं। क्या बोला हमने? कई सारे ओव्यूल होते हैं जनरली, ठीक है। बट जितने भी हमारे पास विंड पॉलिनेशन होते हैं, विंड पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट होते हैं, उनके जो फीमेल प्लांट होते हैं वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा अरेंजमेंट क्या है, इनका अरेंजमेंट बहुत ही सुंदर है, क्लियर। ये किया, ये अपने स्टिग्मा के ऊपर कुछ इस तरीके की फिदरी बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? फिदरी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अगर पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ करके आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि यहीं पे बैठेगा ना, यानी ये फिदरी इंड आ रहे हैं, ये फिदरी इंड है इनके। सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा? अरे बोलो भाईजान, सरफेस एरिया बढ़ गया ना। सरफेस एरिया बढ़ गया तो रिसेप्टर्स की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो पॉलिनेशन करने की ज्यादा हो जाती है कि नहीं, क्लियर। और ये चाहता है कि यहाँ पर एक ही ओव्यूल रखता है वो। कितने ओव्यूल रखते हैं? सिंगल ओव्यूल रखते हैं। पूछिए क्यों? अगर हमारे पास ये सिंगल ओव्यूल रख रहे हैं, ठीक है, इनको भी तो डर होता है, तो हमारे पास क्या आता है कि ये सिंगल ओव्यूल है, उनको भी तो डर होता है, क्लियर, कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा ना, इतना ज्यादा बना लेंगे। समझ आ रही मेरी बात? यानी हमने ये कहा कि अगर ये कई सारे बना ले रहे हैं ओव्यूल, मल्टीपल ओव्यूल अगर बना ले रहे हैं, तो फीमेल को ये हमेशा डर रहेगा कि पता चला कि अगर एक ही आया तो बाकी का क्या होगा, क्लियर। और यहाँ पर जब डेवलप्ड करते हैं तो कहते हैं एक ही तो बनाया है, क्लियर, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक ही तो वेस्ट हुआ। तो जो फीमेल प्लांट होता है अपने ओव्यूल के नंबर को कम कर देता है और फिदरी इंड बना लेता है, सरफेस बना लेता है, क्लियर। और ये जो फिदरी इंड है इसी को हम क्या बोलते हैं? टेसल्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेसल्स बोलते हैं, क्लियर। टेसल्स क्या होता है? हमारे पास जितने भी फिदरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे स्टिग्मा से आकर के जुड़ रहे हैं, तो उसी को हम टेसल्स का नाम देते हैं, क्लियर। तो जल्दी से पॉइंट लिख लेते हैं इनके बारे में, फीमेल प्लांट के बारे में लिखेंगे। हमारे पास स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिकी एंड फिदरी। स्टिग्मा कैसी होती है? स्टिग्मा कैसी होती है? स्टिकी होती है, प्लस कैसी होती है बताइए? फिदरी होती है, फिदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, ठीक है। टू ट्रैप पोलन, टू ट्रैप पोलन ग्रेन क्लियर। फॉर एग्जाम्पल टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब, इनके एग्जाम्पल सुनते थे। मक्के का बाल देखा है कभी आपने? चलिए दिखाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। इधर देखेंगे बीच में एक हार्ड कवरिंग होती है, ध्यान से सुनते जाइएगा, जहां ना समझ आए पूछ लीजिएगा। यहाँ पे बनाया, क्लियर। इनके चारों तरफ ओव्यूल हमने बनाया, ये ओव्यूल बनाया, यही ओव्यूल बनाया, तभी तो आगे चल कर बहुत सारा सीड पाई जाती है इनके अंदर, क्लियर। ओव्यूल बनाया, यहां से ओव्यूल से ही कई सारे अमाउंट में क्या निकलते हैं? स्टिग्मा निकलते हैं। ये जितने भी ये पतले पतले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं सब के सब स्टिग्मा है। सब के सब क्या है बताइए? ये सब के सब क्या है? स्टिग्मा है, क्लियर। ये सब के सब स्टिग्मा है।
समझ बात? ये सब के सब स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है, ये स्टाइल, ये स्टाइल, स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, स्टाइल, ठीक है। स्टिग्मा सब के सब एक गुच्छे में जाकर के खुलते हैं। क्लियर? आपको जो दिखाई जा रहा है बाल, वो क्या होता है? स्टिग्मा होता है। यानी टेसल्स की डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम टेसल्स किसको बोलेंगे? टेसल्स का मतलब ये होता है कि स्टिग्मा प्लस स्टाइल, बोलिए बात सही है? स्टिग्मा प्लस स्टाइल को मिला करके हम क्या नाम देते हैं? टेसल्स नाम देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, टेसल्स। क्लियर? स्टिग्मा और स्टाइल को मिला करके हम टेसल्स बोलते हैं। और दूसरी खास बात होती है फीमेल प्लांट की, ओव्यूल कितने हैं? सिंगल है, ठीक है। उनको डर है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे कि नहीं आएंगे। क्लियर? जल्दी करिए। सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल पाए जाते हैं। क्लियर? सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट इन ईच ओवरी। दूसरा पॉइंट बताइए, फ्लावर को कलरफुल होना, फ्रेग्रेंस होना अच्छा लगेगा? बोलिए, किसको अट्रैक्ट करना है? मुंडे हिला रहे तुम लोग, ठीक है। फ्लावर यहाँ पे ज्यादा कलरफुल भी नहीं होते, न ज्यादा फ्रेग्रेंस होते हैं। क्यों? ए बायोटिक फैक्टर है। हवा कौन सा सूंघने वाला है कि महक रहे हो कि नहीं महक रहे हो तुम? क्लियर? हाँ में हाँ मिला देते हो तुम लोग। समझ आ रही बात? यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लावर होते हैं वो ज्यादा कलरफुल भी नहीं होते हैं और ज्यादा ना अट्रैक्टेड होते हैं और ना ही ज्यादा नेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं रिलीज करते। क्यों? क्योंकि एबायोटिक फैक्टर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्लियर? तो लिखेंगे फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूसेस नेक्टर। फ्लावर कलरफुल नहीं होते और नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते। फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मतलब एक नोट डाल करके लिख लेते हैं। एनिमोफिली जो होते हैं मैक्सिमम ग्रासेस की फैमिली में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एनिमोफिली, एनिमोफिली क्वाइट कॉमन इन एनिमोफिली इज क्वाइट कॉमन इन, किसमें बताइए? ग्रासेस। ग्रासेस की फैमिली में बहुत ही कॉमन होते हैं। हेडिंग डालते हैं हमारे पास हाइड्रोफिली। हेडिंग हो गया हमारे पास हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के बारे में ध्यान से सुनते हैं अभी हम। क्लियर? बहुत ही रेयर होते हैं हाइड्रोफिली। बहुत ही रेयर का मतलब क्या है कि उनके खुद के जो प्लांट है वाटर में जो रह रहे हैं वो भी वाटर किससे पॉलिनेशन नहीं करते। समझ रही बात? यानी कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी प्लांट अगर एक्वेटिक है तो वो एक्वेटिक ही मीडियम यूज करेगा पॉलिनेशन के लिए, जरूरी नहीं है। यानी जब उनके खुद के प्लांट अगर साथ नहीं दे रहे हैं बाकी का क्या, इसलिए बहुत ही रेयर होते हैं। क्लियर? कई बार ऐसा होता है वाटर में पाए जाते भी हैं और वाटर के पाए जाने के बावजूद भी वाटर यूज नहीं कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए। मैक्सिमम क्या करते हैं कि हाइड्रोफिली वाले जितने भी प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इंसेक्ट का यूज करते हैं, बैट का यूज करते हैं, इन सब चीजों का, एनिमल्स का यूज करते हैं, वाटर का यूज नहीं करते। अगर इंसेक्ट और एनिमल्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो एक ही ऑप्शन है कि वो किससे करेंगे? एयर से करेंगे। समझ आ रही बात? तो लिखेंगे हमारे पास नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट प्लांट used water for pollination, not all aquatic plant used water, सभी प्लांट जरूरी नहीं यूज करे वाटर, ठीक है। फॉर किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, फॉर पॉलिनेशन। क्लियर? और अंडरलाइन करके लिखेंगे वेरी रेयर, क्वाइट रेयर होते हैं, ठीक है, वेरी रेयर। क्लियर? दैट इज
दैट इज, ध्यान सुनेंगे, अंडरलाइन करके लिखना है, ओनली 30 जेनेरा। कितने जेनेरा बताइए? ओनली 30 जेनेरा आर हाइड्रोफिलिक। सिर्फ और सिर्फ 30 जीनस क्या करती हैं? हाइड्रोफिली है बस। क्लियर? और 30 में भी मैक्सिमम मोनोकॉट है। ठीक है, 30 में भी मैक्सिमम मोस्टली कैसी हैं बताइए? मोस्टली कैसी हैं? मोनोकॉट है। मोस्टली कैसी हैं? मोनोकॉट है। हाइड्रोफिली में दो तरीके के हाइड्रोफिली होते हैं। कितने तरीके की हाइड्रोफिली होती है? दो तरीके की हाइड्रोफिली होती है। एक होता है एपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली। एक होता है एपी हाइड्रोफिली, एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली होती है। ठीक है, एपी हाइड्रोफिली में क्या होता है कि पॉलिनेशन ऑन द सरफेस पे होती है, पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइपो हाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है विद इन वाटर होता है। कहाँ हो रहा है? वाटर के अंदर हो रहा है। क्लियर? एपी हाइड्रोफिली में एग्जाम्पल, हमें एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, वेलिसनेरिया। किसका एग्जाम्पल याद रखना है? वेलिसनेरिया कैसी है बताइए? हाइड्रोफिली है, और हाइड्रोफिली में भी किस टाइप की हाइड्रोफिली है? एपी हाइड्रोफिली। मैक्सिमम जितने भी हाइड्रोफिली होंगे रेस्ट आर कैसे? हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, और बाकी सब कैसे हैं बताइए? हाइपो हाइड्रोफिली। जितना भी नाम आएगा जिंदगी में आपके, वेलिसनेरिया को छोड़ करके बाकी सब जितने भी है, हाइड्रीला हो गया, जोस्टेरा हो गया, सब के सब। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दो एग्जांपल लिखे हैं, कौन कौन से? एक हाइड्रीला का एग्जांपल लिखा है आपके में, और कैसा? जोस्टेरा। ठीक है, ये जोस्टेरा है। ठीक है, हो गया। पहली हेडिंग हो गई हमारे पास एपी हाइड्रोफिली। सुनते जैसे हम मान चलते हैं, चलो तुम लोगों को पानी की सैर कराते हैं। गए हो कभी भी तुम लोग? गए हो? नहीं गए हो? देख लो, किसी को डुबकी मारना है तो मार सकते हैं इसमें। क्लियर? सुनते ध्यान से, ये एक वाटर है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम आपको दो प्लांट बनाना चाह रहे हैं। पहला प्लांट हमारे पास ये फीमेल प्लांट है। ठीक है, या फिर हम मान चलते हैं ये मेल प्लांट है। क्लियर? इधर हम मान चलते हैं कि फीमेल प्लांट है हमारा। क्लियर? यहाँ पर मेल प्लांट जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है? अंडरग्राउंड पाया जा रहा है। क्लियर? ये मेल प्लांट है। मेल प्लांट के अंदर यहाँ पर एंड्रोसियम पाया गया। ये मेल प्लांट है तो उसका ये क्या कहलाएगा? एंड्रोसियम कहलाएगा। ठीक है, एंथर कहलाएगा। ऑप्शन दे देते, ये गया है ना। अब यहाँ पे हम एक फीमेल प्लांट बनाना रहे हैं, हम यहाँ पे एक फीमेल प्लांट बनाना चाह रहे हैं। फीमेल प्लांट को देख लेते हैं, सेम यही फीमेल प्लांट भी ऐसा ही होगा।
ये इधर, ये फीमेल प्लांट हमने बनाया। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक प्लांट हमने बनाया, स्टिग्मा बनाया। स्टिग्मा कुछ इस तरीके का है, क्लियर। ये कुछ इस तरीके का है फ्लावर, क्लियर। अब हमने ये कहा कि कोई भी अगर पोलन ग्रेन यहां से उड़ा, मान चलते हैं यहां से इसने क्या प्रोड्यूस किया बताइए, पोलन ग्रेन गया और पानी की डायरेक्शन ये है, पानी की डायरेक्शन ये है, क्लियर। तो यहाँ पे हम मान चलते हैं पोलन ग्रेन गया, पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ग्रेन गया, यहाँ पे पोलन ग्रेन गया, सरफेस पे गया, क्लियर। ये इसी डायरेक्शन में बहते हुए तो यहाँ भी आएगा ना पोलन ग्रेन, बोले बात सही है। इनके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, इनके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, इनके अंदर जो स्टाइल होता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह होता है। कैसा होता है, ये तुरंत क्या करती है, स्प्रिंग ऐसे 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 करते चली जाएंगी। चलो तुम यहां आ रहे हो तो मैं भी यहीं आऊंगी, समझ बात। अब क्या होगा इस कंडीशन में, पॉलिनेशन हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। ये है वेलिसनेरिया का कमाल, ठीक है। वेलिसनेरिया ने क्या किया, जैसे ही इनको पकड़ा मेल पार्टनर को, तुरंत घसीटते हुए लेकर के आएगी यहाँ पे, स्प्रिंग की तरह जैसे उछल करके गई थी, फिर जैसे ही ट्रैप किया फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर के चली आएगी, क्लियर। जब कब्जे में आ जाएंगे, कब्जे में आ गए हैं, अब यहाँ पे पॉलिनेशन करेगी, फर्टिलाइजेशन यहाँ करेगी। नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, पहले सुन लेते हैं। वेलिसनेरिया का सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन पानी के बाहर हो रहा है, बाकी हर एक काम फर्टिलाइजेशन से लेकर के सीड फॉर्मेशन से लेकर के और हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो भी होगा सब पानी के अंदर होगा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर होगा। समझ आई बात, जल्दी करिए। एग्जाम्पल में किसका लिखा था बताइए, वेलिसनेरिया। पॉलिनेशन को छोड़ करके सारे के सारे एक्टिविटी कहाँ होंगे, पानी के अंदर होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइपो हाइड्रो इनके एग्जांपल में क्या है बताइए, जोस्टेरा एंड हाइड्रिला, क्लियर। अच्छा हाँ, एक बात नोट डाल करके याद रख लीजिएगा, कहीं पे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला दोनों के दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, क्लियर। बट इनका पॉलिनेशन से कोई लेने देना नहीं, एक एपीहाइड्रोफिली है और एक हाइपोहाइड्रोफिली है, क्लियर। दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाने के बावजूद भी एक एपीहाइड्रोफिली है और एक हाइपोहाइड्रोफिली है, क्लियर। अब समझते हैं, जोस्टेरा एंड हाइड्रिला के बारे में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है कि पॉलिनेशन कहाँ होगा, विद इन वाटर हो रहा है, और वाटर में अगर हो रहा है तो सेम लेवल के फ्लोटेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा होगा, बहुत लहरें उठी तो भाग गया और पोलन ग्रेन, ठीक है। सेम लेवल के फ्लोटेशन होंगे तभी हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे पॉलिनेशन हो पाएंगे, क्लियर। तो पहला 3 पॉइंट याद रखना है,
इनके पास क्या होता है कि पॉलिनेशन कहाँ होता है, पहले जल्दी लिखेंगे। पॉलिनेशन कहाँ होते हैं? इन, ऐसे पॉलिनेशन विद इन वाटर। पॉलिनेशन कहाँ होंगे बताइए? वाटर के अंदर होंगे। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? सेम लेवल ऑफ फ्लोटेशन होंगे। सेम लेवल ऑफ क्या होंगे बताइए? फ्लोटेशन होने चाहिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट बताइए क्या होगा? हैज म्यूसिलेजिनस। इनके पास क्या होता है? जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, हम इन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं सबके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है टू प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन एंड बॉडी। ये बॉडी को और पोलन ग्रेन को गलने से बचाती है। अगर आप ही को अगर पूरा का पूरा पानी में अगर कह दिया जाए 2 दिन तक रह पाओगे? पूरा का पूरा स्वेलिंग हो जाएगी आप में, ठीक है? तो यानी क्या है, ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। आप जब भी देखेंगे किसी भी एक्वेटिक प्लांट को तो उनकी बॉडी सरफेस पे एकदम चिपचिपा रहेगा, ठीक है? वो क्या करती है? वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होने देती पानी के अंदर। क्लियर? बॉडी के अंदर। जल्दी करिए, लास्ट में जाते जाते एक पॉइंट और। इनका जो पोलन होता है वो रिबन शेप्ड का होता है। कैसा होता है बताइए? रिबन शेप्ड के पोलन होते हैं, एकदम रिबन की तरह ऐसे ऐसे लहरते हुए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट तो हो गया लगभग। क्लियर? एबायोटिक एजेंट तो हो गया है। बायोटिक एजेंट में सबसे पहला आता है हमारे पास एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब क्या है बताइए? अगर कोई भी इंसेक्ट से कर रहे हैं ना पॉलिनेशन, किसके द्वारा हो रही है? इंसेक्ट के द्वारा। जल्दी करिए थोड़ा। एंटेमोफिली में भी लिखेंगे, ठीक है? मेजर पॉलिनेशन बाय हनी बी। मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन कर रहा है बताइए? हनी बी कर रहा है। कौन कर रहा है? हनी बी कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज। फ्लावर कैसे होनी चाहिए? लार्ज साइज की होनी चाहिए, ठीक है? क्यों? इंसेक्ट आकर के बैठेगा भी तो। क्लियर? फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज एंड ब्राइटली कलर्ड। कैसी होती है बताइए? ये ब्राइटली कलर्ड होनी चाहिए। क्लियर? आप हमें ये बताइए, अगर फ्लावर मान चलते हैं कि छोटा छोटा है, ठीक है, तो कैसे होने चाहिए? तो इनफ्लोरेसेंस टाइप के होने चाहिए, ठीक है? यानी अगर इफ फ्लावर आर स्मॉल देन दे फॉर्म क्लस्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है? फ्लावर के क्लस्टर को ही हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। जैसे आपने मैरीगोल्ड का देखा है, सनफ्लावर देखा है, उनके जो छोटे छोटे फ्लावर मिल करके क्या करते हैं? क्लस्टर बनाते हैं, उनको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्लियर? जिनका बेस्ट एग्जांपल मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर ही है। तो लिखेंगे इफ फ्लावर आर स्मॉल, then they form cluster of flower into inflorescence to make conspicuous, यानी अच्छे से दिखाई देने चाहिए, ठीक है? टू मेक कॉन्स्पिकुअस। अब ये क्या है कि अगर छोटे छोटे फ्लावर है तो इंसेक्ट को दिख नहीं पाएंगे। क्लियर? जब इंसेक्ट को दिख नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो वहां पे पॉलिनेशन करने नहीं जाएंगे। तो फ्लावर को बड़ा होना पड़ेगा, अगर छोटा भी है तो क्लस्टर बना करके रहना पड़ेगा ताकि इंसेक्ट को दिख जाए। क्लियर? दूसरा पॉइंट एक बात नोट डाल करके
समझ लेते हैं, लिखना है कि नहीं लिखना है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जितने भी एंटेमोफिलिक प्लांट फ्लावर होते हैं वो सब के सब येलो कलर के होते हैं, मैक्सिमम फ्लावर। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट को या हनी बी को येलो कलर बहुत पसंद है। समझ रही बात? येलो कलर पहन करके चले मत जाना नहीं कहीं उनके पास, ठीक है, नहीं तो घेर लेंगे। कभी भी आप नोटिस करिएगा, ठीक है। तो यानी क्या है कि और अगर हनी बी की बहुत खास बात होती है क्या, अगर हनी बी अगर आपके आसपास आ रहे हैं तो उनको मारिए मत, ठीक है। लोगों को लगता है कि ये भन भना रहे हैं आके काट नहीं ले, काटेगा नहीं वो। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ये हनी बी की सबसे खास बात बता रहे हैं। हनी बी की दूसरी सबसे खास बात क्या होती है मालूम है? रेड कलर ब्लाइंड होते हैं ये। समझ रहे हैं? यानी वो रेड कलर ब्लाइंड होते हैं, बट कैसे कलर ब्लाइंड का मतलब हमने क्या कंडीशन बताया था? अगर मल्टीपल कलर होंगे तब रेड कलर छोटा सा होगा तो नहीं दिखाई देता। यानी क्या है कि हमारे पास ये सारी पॉइंट अगर हमें याद आ जा रहे हैं तब तो अच्छी बात है। क्लियर? तो कुछ बातें हमें यहाँ पे लिखना होगा। क्लियर? लिखेंगे हमारे पास क्या लिखें? फ्लावर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, कॉन्स्पिकुअस दिखाने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, बाय इंसेक्ट कॉमा फ्लावर्स, फ्लावर क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? फ्रेगनेंस भी करना चाहिए और नेक्टर भी, ठीक है। तो फ्लावर्स प्रोड्यूसेस नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। अब सुनते ध्यान, ये तो इंसेक्ट की बात हो गई। क्लियर? कुछ बातें लिख लेते हैं इंसेक्ट के बारे में ना, वही लिखेंगे। इंसेक्ट या हनी बी आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड कलर। किसके लिए कलर ब्लाइंड होते हैं बताइए? रेड कलर के लिए वो कलर ब्लाइंड होते हैं। इंसेक्ट में भी खासकर कौन? हनी बी, ठीक है। हनी बी क्या होते हैं बताइए? रेड कलर ब्लाइंड होते हैं। बट फेवरेट कलर क्या है उनका? बट अट्रैक्टेड बाय येलो कलर, ठीक है। येलो कलर उनका फेवरेट कलर होता है। और शायद यही है कि बात पोलन किट याद आ रही है? किसी को याद आ रही पोलन किट? पोलन किट क्या है भाई? एक येलोइश कलर का केमिकल सब्सटेंस होता था जो पोलन ग्रेन के चारों तरफ पड़ा रहता था डिजाइन के ऊपर। पोलन किट क्या होता है? एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी होती है, एक तरीके की स्टिकी एंड भी बनाती थी। याद आ रही है? और यही स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस करता था पोलन किट? टेप्टम। टेप्टम का सबसे पांचवा काम यही था, पोलन किट बनाना। याद रहे सब बातें। क्लियर? तो पोलन किट को देख करके ये आती है, ठीक है। तो लिखेंगे इंसेक्ट या हनी बी, इंसेक्ट या हनी बी अट्रैक्टेड बाय पोलन किट, पोलन किट, ठीक है। पोलन किट के द्वारा भी अट्रैक्ट किए जाते हैं। क्लियर? यानी जितने भी प्लांट अगर फ्लावर एंटेमोफिली हैं तो पोलन किट जरूर होगा। क्लियर? और पोलन किट अगर है तो जाहिर सी बात है पोलन ग्रेन के पास इंसेक्ट जरूर आएंगे। क्लियर? समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरा पॉइंट याद रखना है। अब बात आती है कि ये तो इंसेक्ट की बात हो गई ना, ये तो इंसेक्ट की बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या समझते हैं हम? पढ़ क्या रहे हैं? जूफिली ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं, ध्यान सुनिएगा, कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसको हम ट्री ड्वेलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ट्री ड्वेलर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट पे रहते हो, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्री ड्वेलर्स बोलते हैं, या इसी को हम आर्बोरियल बोलते हैं। कुदरत इतना गजब का ये पॉलिनेशन कराता है कि प्लांट इनको भी नहीं छोड़ते, बंदर को भी नहीं छोड़ते, लेम्यूर को भी नहीं छोड़ते, रोडेंट को भी नहीं छोड़ते, छिपकली को भी नहीं छोड़ते, गिरगिट को भी नहीं छोड़ते। अगर जो जो उनके प्लांट के ऊपर रह रहा है सब के सब पॉलिनेशन करवाएंगे। लोगों को लगता है कि अरे बंदर तो ऐसे ही रह रहा होगा, लेम्यूर ऐसे ही रह रहा होगा। नहीं, प्लांट को जरूर फायदा होगा तभी रख रहा है, नहीं तो कुछ न कुछ पॉइजनस दे करके मार दिया होता। समझ आ रही बात? तुम्हें लगता है कि मानव बहुत ही चालाक आदमी है, नहीं, प्लांट भी है।
क्लियर? प्लांट का रिप्रोडक्शन एनिमल के रिप्रोडक्शन से लाख गुना अच्छा है और इकोलॉजिकल भी है। वो हर चीज सोचते हैं। हमको लगता है कि हमारे में ही रिजेक्शन होती है, हम ही लोग रिजेक्ट करते हैं। नहीं, देख रहे हो अभी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं स्टिग्मा। क्लियर? अभी तो छोड़ो, अभी कई सारे केमिकल डायलॉग भी चलेंगे इनके बीच में, बहस होती है। क्लियर? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक टॉपिक है इसके बाद वाला, उसमें यही बहस चलती है। ठीक है? पिस्टिल कई सारे सवाल खड़ा करती है एंथर और पोलन से। अगर उस सवाल का जवाब दे देती है तभी वो एग्जाम में पास होगा, तभी वो इंटर कराती है, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देती है। इतना तो ज्यादा हमारे यहाँ की लड़कियां नहीं पूछेंगी सवाल जितना ये पिस्टिल पूछती है, और हमको लगता है कि हम ही लोग एडवांस है। नहीं, समझ में आ रही मेरी बात? तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जितने भी ट्री ड्वेलर्स होते हैं एनिमल्स आल्सो शोज पॉलिनेशन, वो भी पॉलिनेशन शो करते हैं। क्लियर? वो क्या हो सकते हैं ट्री ड्वेलर्स में? उनको हम आर्बोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बोरियल। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है सब कुछ। क्लियर? लेम्यूर के बारे में, रोडेंट के बारे में, गिरगिट के बारे में, इन सब के बारे में सब कोई पॉलिनेशन कराता है। ठीक है? तो लिखेंगे हमारे पास आर्बोरियल या ट्री ड्वेलर्स एनिमल्स। होता क्या है कि जब आपसे ट्री ड्वेलर्स पूछा जाता है तो आप बता लेंगे कि कोई ट्री पे पाए जाने वाले एनिमल्स ना, बट आर्बोरियल जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है। तो क्या है, आर्बोरियल को ही क्या बोलते हैं हम? ट्री ड्वेलर्स भी बोलते हैं। ठीक है? तो क्या लिखा है? ट्री ड्वेलर्स या आर्बोरियल आल्सो shows pollination in tropical rainforest। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने भी आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं सब के सब पॉलिनेशन शो करते हैं। ठीक है? आर्बोरियल एनिमल्स शोज पॉलिनेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले, ठीक है, जितने भी आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं सब के सब क्या करते हैं बताइए? सब के सब क्या शो करते हैं? ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, एग्जांपल लिख लेते हैं इनमें, आर्बोरियल एनिमल्स की एग्जांपल लिख लेते हैं। पहला एग्जांपल लिखते हैं लेम्यूर रोडेंट, LEMMURE, लेम्यूर रोडेंट। ठीक है? छिपकली, चमगादड़, गिरगिट, अरे कुछ भी लिख लो जितने एनिमल्स हैं। क्लियर? आपके एनसीईआरटी ने लेम्यूर और रोडेंट ही लिखा है। असुद्ध जैसे जितने भी बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा पॉलिनेशन किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर क्या होना चाहिए? ब्राइटनेस कलर होनी चाहिए। ठीक है? और स्मेलिंग होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स को, इंसेक्ट को बहुत अच्छी खुशबू नजर आती है। ठीक है? जहां पे जो प्लांट बहुत ही ज्यादा अच्छा खुशबू देता होगा वो उसके तरफ अट्रैक्टेड होते होंगे, बट कई लोगों को बहुत ही बैड स्मेल पसंद होती है। क्या बोला? कई लोगों को बहुत ही बैड स्मेल पसंद होती है। ठीक है? छी ना करो। ठीक है? बैड स्मेल में कुछ भी हो सकते हैं ना। ठीक है? बीटल एंड फ्लाइज, ठीक है, ये बैड ऑर्डर वाले प्लांट के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। किसके ऊपर अट्रैक्टेड होते हैं? जो बहुत ही खराब स्मेल करते हो वहां पे वो अट्रैक्टेड होते हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं। ठीक है? तो लिखेंगे कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं बताइए? फ्लाइज एंड बीटल। ठीक है? फ्लाइज एंड बीटल्स attracted by, flies and beetle attracted by bad smelling of flower। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास कितने हो गए? चलिए हो गया, लगभग सब होते रहे ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास चेरेप्टोफिली। चेरेप्टोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय
बैट, ठीक है। जो बैट होते हैं वो नाइट ब्लूमिंग करते हैं। किसमें पॉलिनेशन करते हैं बताइए? नाइट ब्लूमिंग में करते हैं। जल्दी करिए। बैट जो होते हैं, ध्यान सुनिएगा, बैट कौन से प्लांट का करते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो इनमें एग्जांपल आता है एंथोसिफेलस। आपने कदम का पेड़ देखा है? कदम का पेड़, उसके फल होते हैं इतने बड़े बड़े। ये जाकर के सर्च कर लेना, एंथोसिफेलस कदम का पेड़, हमारे यहाँ तो कदम बोलते हैं, ठीक है। तो सुन दे जैसे एंथोसिफेलस में क्या होता है, कदम का पेड़ इसे हम कहते हैं, ठीक है। जब भी आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, आपके यहाँ का भी जो होगा पता चल जाएगा। क्लियर? इसमें क्या होता है कि इस पेड़ की सबसे खास बात क्या होती है, ये नेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस करता है। क्लियर? और बैट को नेक्टर ज्यादा चाहिए भी। क्लियर? तो यानी हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि नेक्टर शुड बी प्रोड्यूसेस इन मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। और कदम का पेड़ प्रोड्यूस भी करता है। क्लियर? सबसे ज्यादा नेक्टर इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, जल्दी जल्दी प्लांट के नाम लिखते हैं, कौन किसका कर रहा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है मैंगो का कौन करता है, ठीक है। तो मैंगो का इंसेक्ट ही करता है। कौन करता है? इंसेक्ट करता है और विंड भी करते हैं। क्लियर? कौन कौन करते हैं? इंसेक्ट एंड विंड करते हैं। अंडरलाइन किसको करना है? नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑरेंज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑरेंज एंड रोज। ऑरेंज एंड रोज का भी कौन करता है? हमारे पास इंसेक्ट ही करते हैं। क्लियर? ऑरेंज एंड रोज का भी कौन करता है बताइए? रोज तो एक्वेटिक प्लांट है ना। अरे रोज कहाँ है? नहीं सही है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास बनाना। बनाना को बर्ड्स करती है। बनाना को कौन करता है? बर्ड्स करती है एंड बैट करती है। कौन कौन करता है? बर्ड्स एंड बैट। बैट को अंडरलाइन करेंगे, बैट को अंडरलाइन करेंगे। एक प्लांट होता है सेंट्रलम। एक प्लांट का नाम क्या है? सेंट्रलम। सेंट्रलम का नाम सुना है कभी? चंदन का पेड़। चंदन का पेड़, ठीक है। इसको कौन करता है? स्नेक करता है। क्लियर? कौन करता है? स्नेक करता है, ठीक है। चंदन के पेड़ में देखेंगे आप हमेशा स्नेक हमेशा लपटा रहेगा। क्लियर? देखा कभी? देखना भी मत, ठीक है। बहुत महंगी पेड़ आती है, ठीक है, चंदन का। अब हमारे पास क्या आता है, स्नेक ये करती हैं। अच्छा, स्नेक को क्या मिलता है भाई? रेप्टाइल को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है और ठंडा कौन प्रोवाइड कर रहा है? चंदन का पेड़, ठीक है। तो लिखेंगे हमारे पास, ऐसे लिख लेते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। चंदन का पेड़ क्या प्रोवाइड कर रहा है? ठंडा प्रोवाइड कर रहा है। चलिए हेडिंग आते हैं हमारे पास, रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर। रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर, जो भी पॉलिनेशन करा रहा है उसके लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड होना चाहिए ना। उसको हम बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर, किसके लिए बताइए? हमारे पॉलिनेटर साहब के लिए, ठीक है, जो जो पॉलिनेशन कराने आता है। अब यहां से आपको ध्यान से सुनना है, एनसीईआरटी यहीं से क्वेश्चन उठाएगी। क्लियर? पहला क्वेश्चन ये उठाती है हमारे पास
सबसे पहला फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है? नेक्टर। नेक्टर किसका काम करता है? फ्लोरल रिवॉर्ड का, ठीक है। फिर क्या प्रोवाइड करता है? पोलन एंड सेफ स्पेस फॉर एगलिंग। कोई भी फ्लावर किसी भी पॉलिनेटर के लिए क्या क्या देगा बताइए? क्या क्या देगा? नेक्टर देगा। क्या देगा बताइए? पोलन देगा और एक स्पेस प्रोवाइड करेगा जहां पर वो एग दे सके, ठीक है, एग लेइंग कर सके। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर पोलन का ही तो ट्रांसफर कराना है, पोलन ही क्यों खाएगा? अरे भाई पोलन ग्रेन का ही तो ट्रांसफर करना होता है पॉलिनेशन में, पोलन ग्रेन ही खा गया तो पॉलिनेशन किसका होगा? सपोज दैट हमने इनको 2 किलो मिठाई दिया, हमने कहा वहां तक मेरे घर तक पहुंचा देना, जाते जाते ये 2-4 खा गए तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए ना। अब थोड़ी ना हम यहाँ पैर पटकेंगे, नहीं हमारा दो निकाल करके, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्लियर? तो पॉलिनेटर क्या करते हैं कि जब भी कभी भी पॉलिनेशन करने जा रहे होते हैं तो 2-4 पोलन खा सकते हैं। समझ आ रही बात है? तो यानी क्या है कि ये 3 चीजें प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके का। क्लियर? चलिए पहली कहानी स्टार्ट करते हैं हम नेक्टर से। होता क्या है कि जब कोई भी हनी बी, इंसेक्ट या हनी बी किसी भी तरीके का अगर नेक्टर खाता है, पहुंचता है वहां पे, क्लियर, तो नेक्टर खाने के बाद वो अपना सलाइवा मिक्स करता है। क्या मिक्स करता है? सलाइवा मिक्स करता है, और सलाइवा मिक्स करने के बाद हनी बी बनती है, सॉरी हनी बनती है। क्लियर? कि ये क्या बनता है बताइए? हनी बनता है, हाली न्यूट्रिशन में होते हैं। क्लियर? क्लियर? एक बार फिर से सुना है। हमने ये कहा कि हमारे पास नेक्टर क्या करता है कि जब भी कोई भी इंसेक्ट या हनी बी अगर किसी भी फ्लावर के पास गई और उसने यहाँ पे नेक्टर खाया तो नेक्टर को मिक्स किया अपने कहाँ पे? सलाइवा के साथ, और सलाइवा के से ही वो क्या बनाता है? सलाइवा से ही क्या बनाता है? वो हनी बनाता है। हनी क्या है? एक तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है। और एक जगह तो डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है, हमारे पास कोई भी हनी बी हनी प्रोड्यूस करता है बाय द वोमिटिंग ऑफ, ठीक है, हनी बी। हनी प्रोड्यूस ही होती है किसके द्वारा? वोमिटिंग जब करती है हनी बी तब। दूसरा पॉइंट, नेक्टर प्रेजेंट कहाँ होता है? नेक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको एक कहानी सुनाते हैं इसके लिए, ध्यान सुनते हैं। कई सारे इंसेक्ट इतने चालाक होते हैं कि पॉलिनेशन भी कर लेंगे बट कुछ करेंगे भी नहीं, जाएंगे नेक्टर भी खा करके चले आएंगे बट कुछ काम नहीं करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? यानी मैंने इनको लालच दिया और तुमको कुछ खिलाते हैं बट मेरा ये काम करना होगा। ये हमारा खाना खा करके भाग गए लेकिन काम नहीं किए। ऐसे बहुत चालाक होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये हमारे पास ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये थैलेमस है, ठीक है। नेक्टर आर प्रेजेंट इन, नेक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? थैलेमस के पास। क्लियर? जब तक इंसेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इंसेक्ट अगर यहाँ तक आ रहा है तो अंदर तक जाने के लिए उसको पोलन ग्रेन को तो गिराना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना पोलन ग्रेन को गिराए ये यहाँ तक तो नहीं पहुंच सकता ना। समझ आ रही बात? यानी यहाँ तक पहुंचेगा, बेस ऑफ ओवरी भी हम कह सकते हैं इनको कई बार, ठीक है। बेस ऑफ ओवरी या थैलेमस पे ये प्रेजेंट होते हैं नेक्टर। बिना पॉलिनेशन के पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे, जरूर इनको पॉलिनेशन करना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम मान के चलते कि नेक्टर अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो यहाँ से आता, आराम से मुंह लगा करके खा करके चला जाता और कुछ करके भी ना जाता। क्लियर? इसलिए पॉलिनेशन पहले जरूर कराते हैं लोग। इसीलिए कुदरत बहुत चालाक है, ठीक है, प्लांट बहुत चालाक है। अपना नेक्टर कहाँ पे बना रहा है? थैलेमस और बेस ऑफ ओवरी के बीच में। क्लियर? अगर करेक्ट आंसर होगा तो थैलेमस मारिएगा आप लोग। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? तो ये रिवॉर्ड के फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि अगर क्या है कि कोई भी इंसेक्ट अगर आ रहा है तो यहाँ तक जरूर पहुंचे, और यहाँ तक पहुंच रहा है यानी एग लेइंग जरूर कराए, पॉलिनेशन जरूर होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन जरूर होना चाहिए। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास नेक्टर आर प्रेजेंट,
नेक्टर आर प्रेजेंट इन थैलेमस। दूसरा एग्जांपल ऑप्शन दे दें। यक्का एंड मॉथ। ठीक है, यक्का एक प्लांट है, मॉथ एक एनिमल्स है, ठीक है, इंसेक्ट है। जल्दी करिए, इधर देखिए। ये हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हो गया। यहाँ पर हम मान चलते हैं कि इस अलग प्लांट में, ठीक है, अलग फ्लावर में यहाँ पर मान चलते हैं एंथर होगा, या हम मान चलते हैं एंथर होगा, ठीक है। कोई भी अगर यक्का क्या है बताइए, एक तरीके का प्लांट है। मॉथ क्या है, एक तरीके का इंसेक्ट है, ठीक है। और इंसेक्ट में इनके लार्वा का नाम होता है प्रोन्यूवा लार्वा, ठीक है। क्या नाम है? ये जिंदगी में आपको आएगा, सबसे लास्ट क्लास होगी आपको उस दिन की, ठीक है, जब हम इकोलॉजी पढ़ाएंगे तब, क्लियर, उस दौरान आएगा ये। तो हमने ये कहा कि प्रोन्यूवा क्या करता है, कोई भी इंसेक्ट पहले आएगा तो पहले किसके पास जाएगा? पॉलिनेशन कराने जाएगा। तो पहले ये किसके पास जाता है? ये एंथर के पास जाता है। किसके पास जाता है? इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको इसीलिए सुना रहे हैं। प्रोन्यूवा सबसे पहले किसके पास जाएगा? एंथर के पास जाएगा। एंथर के पास जाएगा और उनके अंदर सभी पोलन ग्रेन को खाएगा। क्या करेगा? सभी पोलन ग्रेन को खाएगा और खा करके अपने माउथ कैविटी में ही रखे रहेगा। क्लियर? तो यानी क्या किया, यहां पर जैसे ही ये गया और ये क्या किया, यहां पर पूरा का पूरा पोलन को खा लिया। खाने के बाद क्या किया कि यहां पर उसने क्या किया, अपने एग लेइंग करने के लिए, यक्का प्लांट बहुत बड़ा प्लांट होता है, क्लियर। अब वो मॉथ ने क्या किया, अपने ओवरी के अंदर यहां पर इसने एक छेद मारी, ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या रिलीज कर दिया, अपना एग रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया? एग रिलीज कर दिया। अब कहोगे प्लांट का क्या फायदा? यहाँ पे पूरा का पूरा यक्का का फायदा है ना, पोलन भी खाया, एग भी डाला, अब तो भाग जाएगा ना? नहीं, उसको डर है कि कोई और एनिमल्स ये फ्लावर ना खा जाए, इसलिए ये यहाँ पर पोलन ग्रेन गिरा देगा, ठीक है। पोलन ग्रेन अगर गिरा देगा तो किसका फायदा हो गया? प्लांट का। यह एक तरीके का म्यूचुअलिज्म हुआ। क्या हुआ? इकोलॉजी में, ठीक है, यानी दोनों का फायदा। अब यहाँ पे ये अगर भाग जाता तो प्लांट क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है कि देखो काम करा भी नहीं, भाग गया ना। तो इसने क्या किया, एग लेइंग किया। एग लेइंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, पोलन को गिरा दिया। अब यहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे और ये अंदर जाएंगे, अपना प्लांट भी सेफ, ये भी सेफ, दोनों का काम बन रहा है, क्लियर। तो यानी क्या है, यक्का क्या करता है, यक्का प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है बताइए? प्रोवाइड सेफ स्पेस फॉर, किसके लिए बताइए? एग लेइंग के लिए। प्रोन्यूवा क्या कर रहा है बताइए? प्रोन्यूवा क्या कर रहा है? अरे क्या करा रहे हो, समझ आई बात? जल्दी करिए। मॉथ एक तरीके का नॉकटर्नल एनिमल है, रात में दिखाई देता है इसको, क्लियर, नॉकटर्नल है। इसलिए जितने भी फ्लावर होंगे ये कोशिश करता है रात में होने वाले जो फ्लावर हो वो कैसे हो बताइए? वाइट फ्लावर हो। कैसे फ्लावर हो? चलिए एक फ्लावर का नाम और लिखते हैं हमारे पास। एक फ्लावर का नाम है बोगनविलिया की स्पेलिंग क्या है भाई? अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बोगनविलिया में हमारे पास क्या होता है, ध्यान सुनिए। ये फ्लावर दिखा कि नहीं, ये प्लांट। अक्सर क्या होते हैं कि ये फ्लावर प्लांट जो होते हैं अक्सर आपको चार दीवारी के पास दिखेंगे, ठीक है। यानी जितने भी क्या कहते हैं गेट वगैरह होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं, ठीक है, उनके रेड रेड कलर के फ्लावर। बट उससे पहले, ठीक है, उसके ऊपर से एक पिंक या पिंकिश व्हाइट टाइप के फ्लावर इनके ऊपर से लगते हैं, ठीक है। किस टाइप के हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा।
ये एक फ्लावर ऐसा हुआ, ध्यान समझिएगा, ये फ्लावर एक ऐसा है, ये फ्लावर ऐसा है, ये फ्लावर ऐसा है, क्लियर। इनके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर रेड कलर का फ्लावर होता है, रेड कलर का फ्लावर होता है, रेड कलर का फ्लावर, ठीक है। बट पॉलिनेशन तो एंथर तो इनके पास है ना, इसके ऊपर क्या होता है, एक पिंक कलर का, ठीक है, एक पिंक कलर का अलग से यहां से एक अलग तरीके का फ्लावर ओरिजिनेट होता है, एक अलग तरीके का फ्लावर क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, एक अलग तरीके का फ्लावर ओरिजिनेट होता है, क्लियर। इसको हम पिंक कलर बोल रहे हैं। इसके अंदर का फ्लावर कैसा है, रेड कलर का, क्लियर। यहां पे क्या है कि ये जो पिंक कलर का है फ्लावर, तो हमारा मेन फ्लावर तो यही है, ये कैसा फ्लावर है, ठीक है। आधा से ज्यादा लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि फ्लावर यही है पिंक कलर का, ठीक है। जब मैंने रेड बोला, कई लोगों ने हमारा चेहरा ही बार बार देख रहे हैं, गलत बता रहे हो, गलत नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। जो आप लोग पिंक कलर का देखते हैं वो क्या होता है, ब्रेक्ट होता है, क्या होता है, ब्रेक्ट होता है। ये है ब्रेक्ट, ये है ब्रेक्ट, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ब्रेक्ट से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक्टिएट पेटल्स, जल्दी करिएगा। इनको हम बोलते हैं पेटलॉइड ब्रेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो पिंक कलर है वो फ्लावर नहीं है, अब क्या है, पेटलॉइड ब्रेक्ट है, ठीक है। ऐसा पेटल जो कहां से ओरिजिनेट हुआ है बताइए, ब्रेक्ट से ओरिजिनेट हुआ है, क्लियर। चलिए एक और लिखते हैं, एक फ्लावर का नाम लिखते हैं इमोर्फेलस फ्लावर। इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, कितने फीट हाइट है इनकी, 6 फीट हाइट है, हो गया। अब सुनते रहिए, इनके पास एक फ्लावर प्लांट का नाम होता है फाइकस। फाइकस का जो पॉलिनेशन होता है वो फिग करता है, कौन करता है, फिग करता है। और फिग जब भी हमारा पॉलिनेशन करने जाता है वो वहीं पे बेचारा फंस जाता है और निकल नहीं पाता, यानी उसकी वहीं पे मौत होती है, क्लियर। ऐसे लोगों से दूर भी रहे ना भाई। और समझ सकते हो ना प्लांट कितने हरामी है ना, पूरा का पूरा जान भी ले सकते हैं ना, यानी इसको हम बोलते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ऐसा जाल बिछाया बेचारे की जान चली गई, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। देख रहे हो प्लांट पॉलिनेशन के चक्कर में जान भी ले सकते हैं, हो गया। चलिए एक है प्लांट वाटर लिली, एक है हमारे पास प्लांट वाटर हाइसिंथ, और एक प्लांट है हमारे पास लोटस। ये 3 प्लांट ऐसे हैं जो एंटेमोफिली हैं। कैसे हैं बताइए, किसके द्वारा हो रहे हैं बताइए, इंसेक्ट के द्वारा। सबके सब प्लांट कैसे हैं, वाटर में पाए जाते हैं, फिर भी ये क्या है, नॉट हाइड्रोफिली। पानी में रहने के बावजूद भी ये वाटर हाइड्रोफिली नहीं है, ठीक है। अगर एंटेमोफिली नहीं हुआ, अगर वहां पे एंटेमोफिली नहीं हुआ तो क्या होगा, एनीमोफिली हो जाएगा। ये कसम खाए हैं कि हम पानी से नहीं करेंगे, ठीक है। या तो मेरे लिए क्या लाइए, इंसेक्ट लाइए, या तो फिर हम हवा मोड़ करके जाएंगे। अब सुनते ध्यान से, इधर देखेंगे, ब्यूटिया म्यूनोस्पर्मा एक प्लांट का नाम है, ठीक है। आपने प्लास का पेड़ जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको प्लास का पेड़, हमारे यहाँ प्लास बोलते हैं उनको, ठीक है।
इनके जो कलर, इनके जो फ्लावर होते हैं एकदम रेड कलर, ब्राइट रेड कलर फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? एकदम लाल कलर के फ्लावर, ब्राइट रेड कलर्ड फ्लावर होते हैं। इनके फ्लावर का कलर कैसा होता है? एकदम ब्राइट रेड कलर होता है, ठीक है। इतना ज्यादा रेड होते हैं कि अंधेरे में अगर दिख जाए वो ऐसा लगता है आग लगी हुई है, इसलिए इनको बोला जाता है फायर ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है, ठीक है। और ये जो रेड कलर यूज किया जा रहा है फ्लावर, इसका यूज जो होता है यूज्ड एज ए रेड डाई, रेड डाई में यूज किया जाता है इनका, ठीक है, रेड कलर का। हेडिंग डालते हैं हमारे पास आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हेडिंग है हमारे पास आउट ब्रीडिंग डिवाइस। हमारे नेचर में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, ठीक है, और वेरिएबिलिटी ही क्या करती है, हमारे पास कई सारे डिफरेंट स्पीसीज के ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व होती हैं। अगर हमारे पास क्या होता है कि सेम स्पीसीज अगर आपस में ही इंटरब्रीड करने लगे तो जाहिर सी बात है वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं आ पाएंगे। इसीलिए कुदरत ये चाहता है, नेचर हमेशा ये चाहता है, ये कुत्ता कहाँ से निकल रहा है, इसको बाहर निकाल दो। तो नेचर ये हमेशा ये चाहता है कि प्लांट जब भी पॉलिनेशन करे वो क्रॉस पॉलिनेशन करे। क्या पॉलिनेशन करे बताइए? क्रॉस पॉलिनेशन करे। और क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद, ठीक है, ही वेरिएशन आएगी। क्यों? क्योंकि जो दो अलग अलग हमारे पास अलग अलग प्लांट के आएंगे, जीन्स आएंगे, तो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर आएंगे, और अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर आएंगे तो वेरिएशन आएगा। क्लियर? तो एक पॉइंट, जनरल पॉइंट, एनसीईआरटी पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे इन नेचर variability in nature, variability is the raw material of different processes. So nature always favor cross pollination. So nature always favor cross pollination, ठीक है। So called as, या that is called as, ठीक है, इनको हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, एक पॉइंट इधर देखिएगा। हमने ये कहा कि हमारे नेचर में, इन नेचर मैक्सिमम प्लांट, क्या बोला? मैक्सिमम प्लांट सब के सब बाइसेक्सुअल है। मैक्सिमम प्लांट कैसे बताइए? बाइसेक्सुअल है और मोनोइसियस है। प्लांट कैसे हैं बताइए? मोनोइसियस। और फ्लावर कैसे हैं बताइए? बाइसेक्सुअल। मैक्सिमम लोग, ठीक है। जब मैक्सिमम लोग बाइसेक्सुअल हैं तो ये कौन सा पॉलिनेशन करेंगे बताइए? सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे प्लांट। और अगर बाइसेक्सुअल हैं, ऑटोगैमी करेंगे या जिटनोगैमी करेंगे? तो यानी हम ये कह सकते हैं या तो ये ऑटोगैमी करें, या तो ये क्या कह रहे हैं बताइए? ऑटोगैमी करेंगे, या तो ये ऑटोगैमी करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे बताइए? जिटनोगैमी। जिनसे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सेम ही आए। क्या है बताइए? सेम ही आए। क्लियर? अब ये क्या करेगा, जब ऑटोगैमी करेंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? खुद के ही प्लांट का होगा। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा बताइए? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होंगे बताइए? इनके सिमिलर होंगे। अरे बोलिए, जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ऐसे में क्या होगा? होमोजाइगोसिटी बढ़ने लगती है। होमोजाइगोसिटी क्या होने लगेगी बताइए? ये इंक्रीज करने लगेगी, इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी।
एनसीईआरटी में हमारे पास अभी तक हम जेनेटिक्स में आपको होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या बताया था कि जो हार्मफुल कैरेक्टर होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर, वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या समझेंगे? दैट इज इंक्रीजेज ऑफ रेसेसिव हार्मफुल ट्रेड्स या कैरेक्टर। हार्मफुल ट्रेड्स क्या होने लगते हैं बताइए? बढ़ने लगते हैं। क्लियर? और जब हार्मफुल कैरेक्टर बढ़ने लगते हैं तो हमारे पास सुपीरियोरिटी क्या होने लगती है? घटने लगती है। ठीक है, यानी ये क्या घटने लगेगी बताइए? डिक्रीज होने लगती है। क्या बताइए? सुपीरियर कैरेक्टर। सुपीरियर कैरेक्टर क्या होने लगते हैं बताइए? डिक्रीज होने लगेंगे। और जहां पे सुपीरियर कैरेक्टर डिक्रीज होने लगते हैं उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? याद आ रही है जेनेटिक्स की बातें? इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। क्लियर? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ही कम करने के लिए हमें आउटब्रीडिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। क्लियर? एक बार फिर से बताएं, सुन दे जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसे कहते हैं? जेनेटिक्स की कुछ बातें याद आ रही है? जेनेटिक्स की कुछ बातें हमने ये कहा था कि जहां पर रॉयल की जो फैमिली होती है, रॉयल फैमिली वाले, वो आपस में ही शादियां करते थे। याद आ रही है? जब आपस में शादियां करते थे तो जाहिर सी बात है उनके जो रेसेसिव कैरेक्टर है उनको निकलने के चांसेस ज्यादा होते थे। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने के चांसेस ज्यादा होते थे। वही वही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ प्लांट के लिए। हमने ये कहा कि नेचर में मैक्सिमम प्लांट कैसे होते हैं? मोनोइसियस, या फिर फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। जब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो जाहिर सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन ही करेंगे। क्लियर? और जब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एंथर भी सेम होगा, स्टिग्मा भी सेम होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ही प्लांट के है ना। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल लेकर के आएगा पोलन ग्रेन, वो कहाँ का होगा? सेम ही प्लांट का तो होगा। और जब सेम ही प्लांट का होगा तो जाहिर सी बात है उस प्लांट के अंदर कोई भी खराबी होगी तो वो उसी प्लांट में ही तो आएगी, उनके ही बच्चों में ही तो आएगी। वही बातें मैं बता रहा हूं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो ऑटोगेमी करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल क्या आएगा? सेम आएगा। जब जेनेटिक मटेरियल सेम आता है तो उनके बच्चे में क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी जहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ करता था, अब यहाँ पे स्मॉल आर आ गया। ठीक है, यानी रेसेसिव कैरेक्टर क्या होने लगे? बढ़ने लगे। तो जब रेसेसिव कैरेक्टर बढ़ने लगे, यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी थी और यहाँ पे होमोजाइगोसिटी बढ़ने लगी। सुपीरियर कैरेक्टर घटने लगे, यानी हेट्रोजाइगोसिटी भी हमारी क्या होने लगी? हेट्रोजाइगोसिटी भी क्या हो गई? घट गई। बोली बात सही है? अगर हेट्रोजाइगोसिटी अगर हमारी घट गई तो जाहिर सी बात है क्या होगा? अब यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, यानी रेसेसिव कैरेक्टर बढ़ जाएंगे और जो सुपीरियर कैरेक्टर होंगे घट जाएंगे। डिप्रेशन आ गई कि नहीं? डिप्रेशन किसकी वजह से आया? हमने सेल्फ पॉलिनेशन यानी इनब्रीडिंग कराई तब। बोली बात सही है? और यही इनब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइस का यूज करते हैं। अगर लगातार मैं ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन कराता रहूंगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं और होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है कि टू अवॉइड हमारे पास क्या? ऑटोगेमी, या फिर मैं कह सकता हूं क्या? इनब्रीडिंग। हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? वी रिक्वायर आउटब्रीडिंग डिवाइस की। समझ में आई बात? तो लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑटोगेमी, कॉन्टिन्यूअस ऑटोगेमी प्रोड्यूसेस हार्मफुल ट्रेड्स। क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मफुल ट्रेड्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब इसी चीज को कम करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? आउटब्रीडिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लिखेंगे टू अवॉइड या ओवरकम दिस प्रॉब्लम, आउटब्रीडिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब ये हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज्ड इन या हेल्प इन। ठीक है, कहां कहां यूज किया जाता है?
चलिए बताइए, बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? आउटब्रीडिंग डिवाइस की तो यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? यानी ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, यानी ये फ्लावर प्लांट कैसा बनाता है बताइए? डाइसियस प्लांट बनाता है। क्लियर? या फिर हमारे पास दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर। फ्लावर को अगर यूनिसेक्सुअल बनाना होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? आउटब्रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया? बाइसेक्सुअल एक फ्लावर लिया। क्लियर? बाइसेक्सुअल एक फ्लावर लिया, बाइसेक्सुअल एक फ्लावर लिया। ठीक है, ये हमारा फ्लावर कैसा है बताइए? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मैं यहाँ पे इमेस्कुलेशन किया। क्या किया बताइए? इमेस्कुलेशन किया, यानी मैंने किसको रिमूव किया? एंथर को रिमूव किया। इमेस्कुलेशन के दौरान क्या होता है बताइए? मैं किसको रिमूव कर रहा हूं बताइए? रिमूवल ऑफ एंथर। मैं किसको रिमूव कर रहा हूं? एंथर को रिमूव कर दिया। अब बचा क्या इसके पास? इसके पास बचा क्या बताइए? ये फ्लावर कैसा हो गया? यूनिसेक्सुअल ही तो हुआ। क्लियर? ऑप्शन नहीं। अब ये फ्लावर कैसा हो गया बताइए? इमेस्कुलेटेड फ्लावर हो गया। ये कैसा फ्लावर हो गया बताइए? इमेस्कुलेटेड फ्लावर है ये। ठीक है, अब इसकी हम क्या कराते हैं? बैगिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? बैगिंग कराते हैं, यानी ये हम क्या करा रहे हैं? कवरिंग करा रहे हैं। कवरिंग ऑफ किसकी? इमेस्कुलेटेड फ्लावर। इमेस्कुलेटेड फ्लावर की हमने क्या कराया? कवरिंग कराया। क्यों कराया? क्यों कराया बताइए? टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेटेड पॉलिनेशन। कैसे पॉलिनेशन से बचाने के लिए बताइए? कॉन्टामिनेटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए। कई सारे ऐसे पॉलिनेशन होते हैं जो हम उनको खराब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं? ऊपर से कवरिंग चढ़ा दिया। क्या करा दिया? कवरिंग चढ़ा दिया। यहाँ पे कवरिंग चढ़ाया कि इसके बाद क्या कराएंगे? यहाँ पे ये स्टिग्मा, यहाँ पे कवरिंग हम चढ़ा रहे हैं। ये लोग कवरिंग, इसको हम बोलते हैं बैग्ड फ्लावर। बैगिंग से बन गई है तो क्या बोल दिया इनको हमने? बैग्ड फ्लावर बोल दिया। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं? डी बैगिंग करते हैं। हम क्या करते हैं बताइए? डी बैगिंग करते हैं। क्लियर? डी बैगिंग का मतलब फिर से हटा देंगे। फिर से हमने इनको हटा दिया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं बताइए? डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पोलन। हम अपनी इच्छा का पोलन डालेंगे। ठीक है, डिजायर्ड पोलन। अब जब यहाँ पे एक बार अपने मन का पोलन अगर हमने डाल दिया तो जर्मिनेट तो अपने मन का ही करेगा ना। ये समझ आई बात? डस्टिंग। ये भी बात याद रखना है, इमेस्कुलेशन कब कराना है? डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एंथर से पहले ही। ये एंथर पता चले यहाँ पे डिहाइसेंस कर गया, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, तो कोई फायदा होगा इमेस्कुलेशन का? नहीं। तो ये बात याद रखना है, नोट डाल करके हमें। इमेस्कुलेशन डन बिफोर डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर के पोलन गिरने से पहले ही डिहाइसेंस कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से समझा रहे हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की पहला यूज क्या है बताइए? कोई भी अगर मोनोइसियस प्लांट है या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बनाने में मदद करता है कौन? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को इमेस्कुलेशन किया हमने। इमेस्कुलेशन की सबसे खास बात क्या होनी चाहिए? डिहाइसेंस से पहले ही हो जानी चाहिए। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि इमेस्कुलेशन करने के बाद हमने क्या किया? एंथर को रिमूव किया। एंथर को रिमूव करने के बाद ये क्या हो गया कि यूनिसेक्सुअल बन गया, यानी फीमेल प्लांट सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है।
फीमेल प्लांट के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर कोई अनवांटेड पॉलिन ना आ जाए उसको खराब करने के लिए, इसलिए इसके ऊपर हम क्या करा देते हैं, कवरिंग चढ़ा देते हैं। कब तक, ये मैच्योरिटी तक करते हैं काम। क्लियर। जब मैच्योरिटी आ जाती है फिर से हम इसको क्या कर देते हैं, डी बैगिंग कर लेंगे। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पे बैगिंग कराया यानी कवरिंग चढ़ा दिया हमने फ्लावर इसमें स्प्लिटर में। अब हमने क्या कहा, ये कॉन्टेमिनेटेड पॉलिनेशन से बचा रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ पे डी बैगिंग कराया। डी बैगिंग कराने का मेन मकसद क्या था कि हमें जो पसंद है पोलन, अब उसका पॉलिनेशन कराएंगे हम। ठीक है, सुपीरियर कैरेक्टर वाले। अब हमें कोई एक अच्छा पोलन ग्रेन दिखा, अच्छे प्लांट का दिखा, हमने वहां पे क्या करा दी, डस्टिंग करा दी। ठीक है, डस्टिंग कराने के बाद क्या देखा कि अब यहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा अपने हिसाब से और मेरे डिजायर्ड जो प्रोडक्टिविटी होगी उस हिसाब से ये काम करेगा। क्लियर। अच्छा, ये एक पॉइंट बताइए, अगर कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसको यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए या फिर जर्मिनेट पोलन बनाने के लिए अच्छे से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में क्या दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी, इमेस्कुलेशन और बैगिंग की दोनों की जरूरत। बट अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत पड़ेगी, बैगिंग ही जरूरत पड़ेगी। समझ आई बात। यानी हमें ये बात नोट डाल करके याद रख लेना है कि अगर फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर इमेस्कुलेशन and begging both are required, दोनों के दोनों जरूरी है। क्लियर। बट अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ बैगिंग रिक्वायर्ड है। समझे आप दूसरा पॉइंट। दूसरा यूज देखते हैं, ये तो पहला यूज था ना आउट ब्रीडिंग डिवाइस का। दूसरा यूज क्या है, ये सेल्फ इट प्रिवेंट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, प्रिवेंट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, या इसी को आप क्या नाम देते थे बताइए, सेल्फ स्टेरिलिटी। याद आ रही है। यानी हमने ये कहा था कि अगर कोई भी फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ध्यान से देखिए, कोई अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इनका एंथर यहाँ पे हमने किया, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर इनका पोलन इनके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी डर की वजह से क्या होगा, हम पोलन को ही हटा दीजिए। क्लियर। तो यानी ये क्या करते हैं कि यूनिसेक्सुअल ये बना देंगे। समझ आई बात। ये डर ही खत्म हो गया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का। क्लियर। ये प्रिवेंट करता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को। तीसरा यूज, इसलिए हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बताया था इससे पहले। क्लियर। हेटेरोस्टाइल में भी ये यूज्ड होती है, जैसे हमने ये कहा यूज्ड इन हेटेरोस्टाइली या अनइक्वल लेंथ ऑफ फिलामेंट। ठीक है। यानी हमने ये कहा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके का बनाया। अगर इनकी लेंथ इतनी छोटी है तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं, इससे अच्छा हटा ही देना। समझ आ रही मेरी बात। यानी ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो अनइक्वल लेंथ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो हमारे बिना काम के भी है ना, इसलिए इनको हटा करके ही हम यूज कर लेते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। इनको हटा करके बल्कि ये किसको किसी दूसरे प्लांट में लेकर के चले जाएंगे, डस्टिंग करा देंगे। क्लियर। चौथा लिखेंगे यूज, फोर्थ यूज नॉन सिंक्रोनाइजेशन, नॉन सिंक्रोनाइजेशन
नॉन सिंक्रोनाइजेशन फॉर मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? पहली बात तो हमने यही लिखवाया था ना कि अगर बायसेक्सुअल फ्लावर हैं तो सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हेडिंग डालते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी कर लीजिए। हेडिंग डालते हैं हमारे पास पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बस ये लास्ट टॉपिक है बस। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या है कि हमने ये कहा कि ये हमारे पास पिस्टिल है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पिस्टिल है, ये अपने पास क्या है? पिस्टिल है। क्लियर? कोई भी पोलन ग्रेन यहां से आया उड़ता हुआ, कोई भी पोलन ग्रेन यहां से उड़ता हुआ आया, ठीक है। तो पोलन और पिस्टिल के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल डायलॉग। जैसे मैं अगर आपके घर गया और आपने पहली बार अगर मुझे देखा तो क्या डायरेक्ट घर में एंट्री दे देंगे? नहीं, पहले क्या करेंगे? पूछेंगे कौन, कहाँ से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है, ये सारी चीजें पूछते हो ना। क्या नाम है, ये सारी पूछते हो। यानी क्या किया? आपने इंटरेक्शन किया ना। सेम यही बात पिस्टिल भी करती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही क्या है कि किसके फॉर्म में? केमिकल डायलॉग के फॉर्म में। अगर सारी चीजें अगर फुलफिल निकली, अगर इनके केमिकल्स और इनके केमिकल्स अगर सेम निकले, तब तो ये अलाउ करती हैं कि अपने घर में पोलन ट्यूब बनाने के लिए, नहीं तो ये रिजेक्ट कर देंगे। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने याद रखना चाहिए। क्लियर? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और, इससे पहले वाले में हमने एंथर को ही क्यों रिमूव किया है, स्टिग्मा को क्यों नहीं रिमूव किया? हम तो चाहते हैं स्टिग्मा को भी तो रिमूव कर सकते थे ना, एंथर को क्यों रिमूव किया? मैं आपको समझा रहा हूं। हमेशा हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है उसके पीछे फीमेल जिम्मेदार है। क्लियर? यानी हमारे देश की या फिर किसी भी देश की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो फीमेल पार्ट पे ही निर्भर है, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का हो। आपके हमारे यहाँ घर में, ठीक है, अगर कोई भी बछिया पैदा हो जाती है यानी फीमेल चीजें पैदा हो जाती हैं, तब तो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। अगर पड़वा पैदा हो जाता है या बछवा पैदा हो जाता है जो गाय का, ठीक है, मेल वाला, मेल यंग वंस, अगर वो पैदा हो जाता है हम लोग दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? रुक गई। समझ आ रही बात? घी की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? रुक गई। तो हमारे जनरेशन में, यानी हम लोग जो इकोलॉजी में जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना या फीमेल ऑर्गेनिज्म का होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। क्लियर? किसी भी देश की जनसंख्या भी अगर बढ़ रही है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? फीमेल है। आप देख लीजिए, किसी भी देश की जनसंख्या में अगर फीमेल सबसे ज्यादा पाई जा रही है, वहां की जो क्या कह सकते हैं जनसंख्या है बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। क्लियर? यही जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ होमोसेपियंस को छोड़ करके, ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके। तो यही हम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके, और खासकर हमारे सिविलाइजेशन की तरफ जाइए तो ये हम मानते हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के को छोड़ करके बाकी हर जगह जहाँ पे लड़की पैदा होती है बहुत ही अच्छा माना जाता है। जानवर में अगर कोई लड़की पैदा हो गई, जानवरों में वो अच्छा मानी जाती है, ठीक है। अगर सांड पैदा हो गया या बैल पैदा हो गया तब तो नहीं माना जाता अच्छा। क्लियर? समझ आ रही बात? वजह बताइए क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो रुक गई ना हमारी। यानी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके बाकी हर जगह अगर फीमेल पैदा होती है तो अच्छा माना जाता है। पता नहीं ह्यूमन बींग्स में क्या है ऐसा खराबी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास यही पॉइंट हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हमें बताना है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन में। तो जल्दी जल्दी पॉइंट लिखते हैं, जनरल पॉइंट जल्दी करिएगा। लिखेंगे पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन में, इट इन्वॉल्व ऑल इवेंट, इट इन्वॉल्व ऑल इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद ये होता है ना, बोलिए, ट्रांसफर हो गया फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि अंदर जाएगा कि नहीं। इट इन्वॉल्व ऑल इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, इस बात की श्योरिटी चाहिए उसको। क्लियर? टिल पोलन ट्यूब एंट्री, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। जैसा लिखवा रहा हूं वैसे लिखना है। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिकॉग्निशन ऑफ पोलन ग्रेन, रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन, रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पोलन ग्रेन, कंपैटिबल पोलन ग्रेन बाई पिस्टिल या स्टिग्मा, बाई पिस्टिल या स्टिग्मा। कोई भी पिस्टिल या स्टिग्मा कंपैटिबल पोलन को कैसे पहचानेगी? क्लियर? उसके लिए क्या चलता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन चलता है। तो सेम यही पिस्टिल भी यही पोलन से पूछती है तुम्हारे पास ये केमिकल है या नहीं, तभी आप इंटर कर पाएंगे। केमिकल अगर कंपैटिबल निकले पोलन ग्रेन के और हमारे पास किसके, स्टिग्मा के, तभी तो वो ये अलाउ करेगी, नहीं तो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। समझ में आई बात? तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, इनकम्पैटिबल पोलन या स्टेराइल पोलन, इनकम्पैटिबल पोलन या स्टेराइल पोलन, इनकम्पैटिबल या स्टेराइल पोलन आर रिजेक्टेड बाय, इनकम्पैटिबल पोलन या स्टेराइल पोलन रिजेक्टेड बाय स्टिग्मा, बाय स्टिग्मा, ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ ग्रोथ, एंड डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ तो नहीं होगी ड्यू टू आप बताइए पोलन ट्यूब की ग्रोथ क्यों नहीं होगी? उसके पीछे पहला रीजन क्या हो सकता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं मिली ना, हमने किसी को रिजेक्ट किया, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? हमारी उसकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रीजन लिख लेंगे, ड्यू टू नंबर वन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। या तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है या तो पोलन ग्रेन दूसरे स्पीसीज का हो। बोलिए बस सही है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या पोलन ग्रेन ऑफ अदर स्पीसीज, ऐसे लिख लीजिएगा, पोलन ग्रेन ऑफ अदर स्पीसीज। अगर दूसरे स्पीसीज का है, हम मान चलते हैं मैंगो का पेड़ है और नीम का पेड़ आकर के पॉलिनेशन कर रहा है, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे स्पीसीज का है। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, कंपैटिबल पोलन, अगर पोलन की कंपैटिबिलिटी हो गई, मैच कर गई, तब तो पोलन ट्यूब स्टिग्मा इनकरेज भी करता है, ठीक है। तो क्या लिखे हैं? कंपैटिबल पोलन आर इनकरेज्ड बाय pistil for growth and development of pollen tube, for growth and development of pollen tube, ठीक है।